गुड इवनिंग एंड वेलकम यू बैक स्टूडेंट्स। तो लास्ट टाइम देखो हमने आपसे डिस्कशन किया कोलरेश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस और उसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे पेपर में। अब देखो हम जो फर्दर टॉपिक हमारा है वो और भी इम्पोर्टेंट है और उसके ऊपर भी क्वेश्चन आने वाले हैं स्टूडेंट्स। हम क्या बात करने जा रहे हैं स्टूडेंट? इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में। इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है स्टूडेंट? अभी तक हमने जो आपको सेल बताए वो थे गैल्वेनिक सेल, वोल्टेज सेल। गैल्वेनिक सेल क्या होता है स्टूडेंट? व्हाट इज ए गैल्वेनिक सेल? क्या था बताइए कि 30 सेकंड में। व्हाट इज ए गैल्वेनिक सेल स्टूडेंट? गैल्वेनिक सेल में क्या मिला था आपको? केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यही गैल्वेनिक सेल थे। तो केमिकल रिएक्शंस हुई थी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हुई थी। तो ऐसी रिएक्शंस स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होती हैं, स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होती हैं जिनकी जो डेल्टा जी होती है, जो गिब्स फ्री एनर्जी होती है, वो नेगेटिव होती है। मतलब वो वर्क करती हैं, वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हैं, तो वो अपने आप ही चलती हैं क्योंकि उनकी जो एनर्जी गिब्स फ्री एनर्जी नेगेटिव है। तो इसका मतलब उनके पास एनर्जी है वर्क करने के लिए। लेकिन ऐसी रिएक्शंस जो नॉन स्पॉन्टेनियस है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, अब मैं बात कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, दो टाइप की रिएक्शंस आपको पता है। स्पॉन्टेनियस जो रिएक्शंस थी वहां से हमें मिली थी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल रिएक्शंस हुई थी, रिडॉक्स रिएक्शंस हुई थी और आपको एक आउटपुट मिली थी करंट की। तो वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन थी। अब हम कह रहे हैं कि कुछ जो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होती हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होती हैं स्टूडेंट, वो अपने आप होने वाली नहीं है, उन्हें हमें फोर्स करना पड़ेगा, फोर्स करना पड़ेगा। हमें बाहर से एनर्जी अप्लाई करनी पड़ेगी, हमें बाहर से बैटरी लगानी पड़ेगी स्टूडेंट, करंट पास करना पड़ेगा उनके अंदर, तब जाके वो रिएक्शन होगी। तो उसी को हम कह रहे हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या करेंगे कि एक एक्सटर्नल वोल्टेज यूज करनी पड़ेगी। क्या यूज करनी पड़ेगी स्टूडेंट? एक्सटर्नल वोल्टेज, क्योंकि ये रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है, अपने आप नहीं होती। अगर मैं ये कहूं कि ये लो NaCl और ये अपने आप ही रिएक्ट कर रहा है, या अपने आप रिएक्शन करके सोडियम बन रहा है, या इसमें से क्लोरीन गैस बन रही है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। लेकिन जब अगर हमने मोल्टन NaCl लिया और उसके बाद में दो इलेक्ट्रोड लगाई और बाहर से हमने एक एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई की स्टूडेंट, तो अब हमें ये एक रिएक्शन हो सकती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो हमारी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है। तो हम इसे कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वोल्टेज जो है हम यूज करेंगे, एक्सटर्नल वोल्टेज को यूज करेंगे टू ब्रिंग ए केमिकल रिएक्शन, टू ब्रिंग ए केमिकल रिएक्शन। मतलब आपको समझ में आया कि हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन हुई थी, जब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हुई थी तो आपको आउटपुट मिल रही थी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, उसे आपने बोला गैल्वेनिक सेल। लेकिन जो रिएक्शंस नॉन स्पॉन्टेनियस हैं उनको करने के लिए आपने बाहर से एक अप्लाई की है वोल्टेज, आपने बाहर से एक बैटरी अटैच कर दी और उसके बाद केमिकल रिएक्शंस हो गई, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। जैसे कि स्टूडेंट इलेक्ट्रोलिटिक सेल और ये इलेक्ट्रोलिसिस दोनों बहुत आपस में रिलेटेड हैं। जब मैं कहूंगा इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी से लिलिसिस हो रही है, मतलब डिकम्पोजिशन हो रही है इलेक्ट्रोलाइट की। आपने इलेक्ट्रिसिटी पास की है स्टूडेंट, मतलब इसका समझ में आ रहा है। तो इलेक्ट्रिसिटी से आपने क्या किया है, इलेक्ट्रोलिसिस किया, मतलब डिकम्पोज कर दिया है। किसको डिकम्पोज कर दिया? डिकम्पोज कर दिया है कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे कि कोई सोल्यूशन के अंदर था आपके पास, तो उस सोल्यूशन को आपने तोड़ दिया है स्टूडेंट बाई पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, बाई अप्लाइंग आउटसाइड वोल्टेज। जैसे कि मैं अगर आपको ये कहूं कि आपने क्या किया, इसमें करना क्या स्टूडेंट? इलेक्ट्रोलिटिक सेल कैसे बनेगा, कैसे बनेगा इलेक्ट्रोलिटिक सेल? इसका मतलब ये हुआ कि आपने दो इलेक्ट्रोड लगाए हैं। मान लो ये प्लाटिनम के दो इलेक्ट्रोड है, मैं कह रहा हूँ ये लो एक इनर्ट इलेक्ट्रोड मैंने लगा दिए। क्या है? प्लाटिनम के इलेक्ट्रोड्स हैं स्टूडेंट। क्या दिख रहा है मुझे? मैंने प्लाटिनम के दो इलेक्ट्रोड्स लगा दिए स्टूडेंट। अब मैंने क्या किया कि मैंने इसके अंदर स्टूडेंट ले लिया NaCl। अब NaCl तो सॉलिड है, जो तुम खाते हो उसमें कोई रिएक्शन थोड़ी हो रही है जब तुम रख रहे हो। लेकिन अब मैंने इसको मोल्टन कर दिया, इसको क्या कर दिया, मोल्टन कर दिया, मेल्ट कर दिया स्टूडेंट, मेल्ट कर दिया, ताकि इसके अंदर जो आयंस होते हैं वो मिल जाएंगे मुझे मोल्टन में। अब इसको मैंने मेल्ट कर दिया। क्या कर दिया? मेल्ट करने के अंदर इसमें पास क्या था, सोडियम आयन है और इसके अंदर क्लोराइड आयन है।
तो मोल्टन NaCl मैंने लिया स्टूडेंट। अब मैंने क्या किया कि यहाँ पर मैं एक बैटरी लगा रहा हूँ। क्या लगा रहा हूँ स्टूडेंट? बैटरी। तो बैटरी के दो टर्मिनल होते हैं, एक प्लस होता है, एक माइनस होता है। बोलो होता है? ये पॉजिटिव है हाँ मेरा, जी। पॉजिटिव वाला है, और ये नेगेटिव वाली प्लेट है, ये नेगेटिव वाली प्लेट है। अब मेरे पास एक ही सोल्यूशन है, ये एक्वस, एक्वस तो नहीं है, ये मोल्टन NaCl मैंने लिया। इसमें ये तुम्हारे पास दो इलेक्ट्रोड है, दो इलेक्ट्रोड है। अब जब तुमने बैटरी अटैच कर दी तो आपने एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई कर दी। क्या अप्लाई कर दी स्टूडेंट? एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई कर दी है। अब देखो कि ये नेगेटिव है, ये कैथोड है, तो यहां पर क्या हो रहा है? कैथोड के पास क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन चल के किधर जा रहे हैं? इस तरफ। कैथोड प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब क्या है स्टूडेंट? यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और ये इधर से इधर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर निकलेंगे। इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेंगे? अब इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेंगे? होगा क्या कि जब मैंने बैटरी लगा दी तो तुमने कहा सर जो सोडियम है, सोडियम ये क्या करेगा? ये सोडियम मेरा था स्टूडेंट, तो इसकी होने वाली है ऑक्सीडेशन। अगर इसकी ऑक्सीडेशन हो गई स्टूडेंट, सोडियम की अगर ऑक्सीडेशन हो गई तो क्या मिलेगा मुझे? सोडियम ऑक्सीडाइज हो गया स्टूडेंट। तो सोडियम की अगर ऑक्सीडेशन हो गई तो ये क्या करता है? यहाँ पे अगर सोडियम की ऑक्सीडेशन होगी तो ये इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। ठीक है। अब देखो कि यहाँ पर मेरे पास Na और Cl माइनस है। देखो यहाँ पे इसको चेंज कर लो, क्योंकि मेरे पास सोल्यूशन में क्या है, सॉल्यूशन के अंदर मेरे पास स्टूडेंट्स जो आयंस हैं वो हैं Na प्लस और Cl माइनस। ये नेगेटिव प्लेट है और ये पॉजिटिव प्लेट है। देख रहे हैं यहाँ पे नेगेटिव है, तो यहाँ पर जो आयंस होंगे जब मैं बैटरी लगा दूंगा, पॉजिटिवली चार्ज आयन मूव करेंगे टुवर्ड द अपोजिट इलेक्ट्रोड्स। तो Cl माइनस जो है स्टूडेंट, ये किस तरफ जाएगी? इसके अंदर आप देख रहे हैं Cl माइनस जो है ये एनायन है, ये नेगेटिव चली चार्ज है, तो ये एनोड की तरफ जाएगी। कहां जाएगी? एनोड की तरफ। तो एनोड पे क्या होती है? हमेशा ऑक्सीडेशन। एनोड पे क्या होगी? ऑक्सीडेशन। अगर इसकी ऑक्सीडेशन होगी तो क्या बनेगा? ये इलेक्ट्रॉन देगी, लेकिन एक तो दो कर लेते हैं ताकि दो Cl2 फिर Cl2 बन जाएगी, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हमें मिले। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो Cl माइनस थे आयन, Cl माइनस वो एनोड पे चले गए। लो इसको भी दिखा देते हैं। तो आपके पास Cl माइनस नेगेटिव वाले जो आयंस हैं ये किस तरफ जा रहे हैं? एनोड की तरफ, जितने भी Cl माइनस हैं। और यहाँ पर ये क्या करेंगे? ऑक्सीडाइज हो जाएंगे और यहाँ से इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से आए और कहाँ की तरफ जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन? ये नेगेटिव वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले और ये इस तरफ को जा रहे हैं। और ये किस तरफ जा रहे हैं? कैथोड की तरफ। कैथोड पे इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं। ये वाले इलेक्ट्रॉन चल के इधर आ रहे हैं स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ रहे हैं सारे, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन आ रही है, नेगेटिव हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा कि सोडियम आयन जो है ये इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, तो क्या बनेगा? Na। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने क्या किया? फिर NaCl को हमने तोड़ दिया स्टूडेंट। NaCl अब यहाँ पे टूट गया और एक तरीके से इसी को इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन कहते हैं, इसी को इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। क्या होगी स्टूडेंट? इलेक्ट्रोलिसिस होगी। तो अगर मैं इसको बैलेंस कर दूं, जो ये इलेक्ट्रॉन छोड़ रहे हैं वो सोडियम लेता जा रहा है, और सोडियम यहाँ पर आयंस थे, सोडियम थे प्लस वाले, ये इधर जा रहे थे सारे के सारे किधर? कैथोड के पास। तो इनकी हो गई है रिडक्शन। एनोड पे हुई है ऑक्सीडेशन, ये कैथोड पे हुई है रिडक्शन। बोलो हुई है? अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई हाँ कर दूं जी। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसने दिए थे और 2 इसने ले लिए, तो फिर क्या बनेगा हमारा रिएक्शन स्टूडेंट? आपका क्या मिल गया? 2Na प्लस, 2Na प्लस स्टूडेंट यहाँ पर था, और यहाँ पर क्या हुआ फिर? 2Cl माइनस। ठीक है। तो क्या बन गया? Cl2 गैस बन गई, निकली, और क्या बन गया? सोडियम। तो आपको सोडियम जो है वो कहाँ जा रहा है? कैथोड के ऊपर। तो कैथोड के ऊपर सोडियम आपका जमा हो रहा है, जो भी इलेक्ट्रोड थे इसके ऊपर सोडियम आ गया। तो आप देख रहे हैं कि इस रिएक्शन में ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस हमने क्या किया है कि आपको सोडियम और क्लोराइड मिल गया, सोडियम मिल गया और क्लोराइड मिल गया। तो इसको हम बोलते हैं, एक तरीके से हमने क्या किया है? इलेक्ट्रोलिटिक सेल बना दिया स्टूडेंट। इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल, कि एनायंस जो है एनोड की तरफ गए और केटायंस कैथोड की तरफ गए। और अगर आपने मान लीजिए निकल क्लोराइड का कोई सोल्यूशन था,
अगर आपके पास निकल क्लोराइड का कोई सोल्यूशन था, दो आपने प्लाटिनम इलेक्ट्रोड लगा दिए, इसमें क्या है, आपके पास निकल आयंस हैं और क्लोराइड आयंस हैं। बाहर से मैंने बैटरी लगा दी तो निकल आयंस कहाँ जा रहे हैं, निकल आयंस क्या हो रहे हैं, रिड्यूस हो रहे हैं स्टूडेंट। रिड्यूस होने के बाद वो कहाँ पे पहुंच रहे हैं, कैथोड पर। कैथोड पे पहुंच गए निकल। तो ये निकल जो सॉलिड है, ये सॉलिड है, यहाँ पर देख रहे हैं एस वाला सॉलिड है। तो ये कैथोड के ऊपर डिपॉजिट होने वाले हैं। कहाँ पे जाने वाले हैं, कैथोड के ऊपर। और जो Cl माइनस है वो नेगेटिव है, एनायन एनोड की तरफ गए, उसकी ऑक्सीडेशन होने वाली है, तो क्लोरीन गैस मिलेगी एनोड पर, कैथोड पे ये मिलेगा। और यहाँ पर क्या हुआ, 2Cl माइनस, तो आपने कहा सर ये लो Cl2 गैस बन गई और 2 इलेक्ट्रॉन, जो इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन दिए वो यहाँ चले गए। तो इस तरह से ये केमिकल रिएक्शन हमने ड्राइव कर दी, केमिकल इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन कर दिया NiCl2 का। स्टूडेंट NiCl2 एक इलेक्ट्रोलाइट था, या कि आपने इसको मेल्ट करके इसमें डाला था। तो यहाँ पर देखो कि कैथोड पे डिपोजिशन हुई निकल की, और यहाँ पे क्लोरीन गैस आपको मिल रही है एनोड पे। तो ये सब जो एग्जांपल हम बता रहे हैं स्टूडेंट्स, ये इलेक्ट्रोलिसिस के एग्जांपल हैं। इसे ही इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहते हैं, इसे ही इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स कहते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। आपको पता है कि जब आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, सिल्वर प्लेटिंग आपको पता है, गोल्ड प्लेटिंग आपको पता है ज्वेलरी के अंदर की जाती है। कोई भी आयरन है उसके ऊपर आपने कोई इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है, इसकी कर रहे हैं, सिल्वर की कर लीजिए, कॉपर की कर लीजिए, किसी चीज की भी करना चाहते हैं, तो आपने सिल्वर स्पून देखे हैं, तो वो सब इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है बाय यूजिंग इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस। तो आपके पास 2 इलेक्ट्रोड होंगे स्टूडेंट, एक एनोड और एक कैथोड, और उसके बाद आप पोटेंशियल डिफरेंस एक अप्लाई करोगे तो ये प्रोसेस हो जाएगी। तो ये सारी नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस थी, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस थी जिनको हमने फोर्स कर दिया बाय अप्लाइंग आउटसाइड पोटेंशियल। आउटसाइड पोटेंशियल को अप्लाई करके हमने कर दिया। अब स्टोरी ये है स्टूडेंट कि आप ये पूछ रहे हो कि ये इलेक्ट्रोलिसिस हमने बताई कि व्हाट इज इलेक्ट्रोलिसिस, क्या हमने की है, इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रिसिटी पास करके हमने डिकम्पोजिशन कर दिया है किसका, इलेक्ट्रोलाइट का। अब इसका जो क्वांटिटेटिव है, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, मैं क्या बात बता रहा हूं स्टूडेंट, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। कहने का मतलब ये है स्टूडेंट कि आपने एक सेल बना लिया है, इसके अंदर आपने 2 इलेक्ट्रोड लगाए। ये आपके पास स्टूडेंट 2 इलेक्ट्रोड है, एक और एक, ये 2 इलेक्ट्रोड है, ठीक है। आप कह रहे हो जी ये मेरे पास प्लाटिनम के इलेक्ट्रोड है स्टूडेंट, और आप कह रहे हो कि इसके अंदर आपने क्या किया है स्टूडेंट, NiCl2 का आपके पास सोल्यूशन है, Ni निकल क्लोराइड है। आपने कहा कि ये लो मैंने इसके अंदर एक बैटरी लगा दी है, क्या लगा दी है, बैटरी। तो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पर ये एनोड है स्टूडेंट, यहाँ पे ये कैथोड है, नेगेटिव प्लेट है। तो निकल आयन किस तरफ जा रहे हैं स्टूडेंट, ये 2 इलेक्ट्रॉन को लेके निकल सॉलिड बन रहा है। कहाँ पे बन रहा है निकल सॉलिड स्टूडेंट, कहाँ पे जा रहे हैं ये निकल वाले, देखो इसके ऊपर क्या हो रहा है, ये निकल जो है यहाँ पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। बोलो होगा यस और नो, कहाँ पर, कैथोड के ऊपर। तो ये एक नेगेटिव प्लेट थी मेरे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, इधर से इलेक्ट्रॉन निकले निकले, और ये इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं स्टूडेंट, यहाँ से और यहाँ से इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं इसके अंदर, ये नेगेटिव प्लेट है, दिख रहा है। तो इस यहाँ पर निकल डिपॉजिट हो रहा है, ये निकल आयंस जो है सोल्यूशन से इसके ऊपर डिपॉजिट हो रहे हैं। तो स्टूडेंट्स अब आप ये पूछोगे भाई, मेन बात क्वांटिटेटिव का मतलब है कि कितनी क्वांटिटी है जो निकल की यहाँ पर मिलने वाली है हमें कैथोड पे, कितना अमाउंट है, कितना वेट है निकल का जो यहाँ पे डिपॉजिट होगा। How much quantity of nickel will be deposited student, what is the mass of the substance, mass of this nickel which will be deposited at the cathode। और यहाँ पर भी रिएक्शन जो हो रही है, यहाँ पे क्लोरीन गैस निकलेगी, तो आप पूछेंगे कितनी क्लोरीन गैस निकलेगी, हाउ मच क्लोरीन गैस इज लिबरेटेड एट दिस एनोड स्टूडेंट। तो यहाँ पर ये हमारा एनोड था, आप देख रहे हैं, और ये क्या था, कैथोड। तो यहां पर आपने एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल बनाया है, ये सब जो मैं बता रहा हूं इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, ये क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो इलेक्ट्रोलिसिस आप कर रहे हैं,
बाहर से आप डीसी डीसी ये आपकी डीसी वोल्टेज है जिससे आप करंट इसमें पास कर रहे हैं। उससे क्या हो रहा है कि केटायंस कैथोड की तरफ जा रहे हैं, एनायंस एनोड की तरफ जा रहे हैं। केटायंस की हो रही है रिडक्शन, केटायंस को इलेक्ट्रॉन मिलते जा रहे हैं, वो कैथोड पे अपना मास डिपॉजिट करते जा रहे हैं। तो ये क्वांटिटेटिव मींस हाउ मच अमाउंट ऑफ how much what is the weight of the nickel, what is the weight of the substance which will be produced at the cathode or at the anode. The amount of chemical reaction student which occurs at electrode during electrolysis, इसको स्टडी who studied this, Faraday. इनको किसने स्टडी किया स्टूडेंट? फेराडे ने। Faraday was a scientist who was studying student the quantitative aspects of the electrolysis. क्या स्टडी कर रहा था Faraday? He was studying the quantitative aspects of electrolysis. He was performing experiments to find out what is the weight of the substance which is deposited at the cathode, or what is the weight of the substance which is liberated at the anode when a current is passed. What do you mean by current is passed, students? That means when current is passed, what it means, student? That there is a charge Q, student. Charge Q, student, which is flowing through this. When a charge is passed, student, what happens? The electrodecomposition takes place. Electrodecomposition takes place. And it depends on, if the more the charge you will pass, student, more will be the amount deposited, yes or no. So what we were studying, student, the amount of chemical reaction. The amount of chemical reaction, students, amount of chemical reaction which occurs at any electrode, student, during electrolysis, ठीक है, depends on what, student? During electrolysis will be proportional to, student, is proportional to what it is proportional to, student? Quantity of electricity passed. Quantity of electricity passed, student. Quantity of electricity passed through an electrolyte. ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट का ये इलेक्ट्रो इसको ठीक कर लो, इलेक्ट्रोलाइट और सोल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन और मोल्टन और मेल्ट जिसे कहते हैं, मेल्ट, मोल्टन, फ्यूज्ड in the solid. You know, the ions are bound by the energy, student, lattice energy. Now when you will fuse them, when you will melt them, then there will be ions. These ions can move. Unless the ions will move, student, then this process cannot take place. So Faraday studied this, and what he was doing, quantitative experiments in order to find out, student, what is the relationship between the charge, what is the relationship between the charge, student, and the weight of the substance which is produced. Weight of the substance which is produced. You already know during electrolysis, the reaction occurring at electrodes are oxidation and reduction. Product of electrolysis depends on the nature of material being electrolyzed and types of electrolyte being used. If the electrode is inert, such as gold or platinum, it does not take part in the chemical reaction, only acts as a source or sink for electrons. The products of electrolysis mainly depend on different oxidizing and reducing species present in electrolytic cell and their standard electrode. This way I will discuss also in more detail what will be the product, students. If I taken only molten in the molten state NaCl, for example, if I am taking, student, molten NaCl, you only have Na plus Cl minus ions. So this will go towards the cathode and will get reduced, and what you are getting is Na, and this will go towards the anode, and what you are getting is chlorine. Okay? This is giving electron, it is taking the electron. But if I take, student, aqueous solution, then you have water. In the water you have H ions and OH minus. So there will be competition. There will be competition between different ions. So which reaction will take place? Which gas will be evolved, student? So there is a possibility that water can be oxidized or reduced depending on the value of the electrode potential. When different ions are present, a competition will take place, and therefore, students, we can get different products during the electrolysis. This we will discuss, student, in a separate lecture.
what will be the products of electrolysis. In this lecture, our main purpose is about the Faraday's laws of electrolysis. What I am talking, Faraday studied the quantitative relationship. Faraday ने क्या देखा स्टूडेंट, Faraday ने क्या पता किया कि क्या क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है जब कोई भी बाहर से, जब हम डीसी करंट पास करते हैं तो कितना जो है सब्सटेंस डिपॉजिट होता है। तो एक बात तो साफ हो गई कि जब उसने एक्सपेरिमेंट किए तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी को हमने पास किया स्टूडेंट, उतना ही ज्यादा अमाउंट जो था वो डिपॉजिट हुआ जो कैथोड था। ज्यादा आपने चार्ज पास किया तो ज्यादा डिपॉजिट हुआ, कम चार्ज आपने पास किया तो कम हुआ। तो स्टूडेंट्स, आपने फिजिक्स में भी पढ़ा कि जो चार्ज होता है, तो इस चार्ज क्या होता है, हम ये कह रहे हैं कि फेराडे ने जो लॉ बनाए सॉरी, तो हम क्या स्टडी कर रहे हैं, फेराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। क्या स्टडी कर रहे हैं स्टूडेंट, फेराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो फेराडे ने जो लॉ बनाए, दो लॉज फेराडे ने दिए, कैसे क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप जो भी फेराडे ने डिस्कवर किया स्टूडेंट, उसने दो लॉ बनाए। जो प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस को मैं सेपरेटली डिस्कस करूंगा, तो अभी मैं मेनली फेराडेज लॉज के ऊपर बता रहा हूं आपको। तो हम आपको ये कह रहे हैं स्टूडेंट्स कि फेराडे ने जो स्टडी किया, उसने जो स्टडी की है स्टूडेंट, वो की है हमारे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो अभी देख रहा हूं मैं जो स्लाइड आपके लिए फेराडे लॉ के लिए, दूसरे मैं बाद में डिस्कस करने जा रहा हूं। तो देखो स्टूडेंट्स, अभी तक आपको मैंने बताया कि व्हाट इज एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल। आपको समझ में आया कि हमने क्या करना है कि दो हमें इलेक्ट्रोड चाहिए। आप जैसे हमने यहाँ पे दो प्लैटिनम के इलेक्ट्रोड लगाए और एक हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट क्या है, ये एक सोल्यूशन होता है जिसके अंदर आयंस है, जिसका हमने इलेक्ट्रोलिसिस करना है। जैसे हमने एग्जांपल ले लिया निकल क्लोराइड का, हमने ले लिया, कोई भी ले लीजिए आप, कॉपर सल्फेट ले लीजिए, NaCl का हमने लिया, मोल्टन का। और बाहर से हमने क्या किया है स्टूडेंट, एक बैटरी लगा दी है, एक बैटरी लगा दी है। बाहर से हमने एक एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई की है, क्योंकि ये जो रिएक्शंस हैं ये नॉन स्पॉन्टेनियस हैं, ये अपने आप नहीं होंगी, इन्हें हमने बाहर से एक्सटर्नल वोल्टेज लगा के तोड़ा है इलेक्ट्रोलाइट को। तो आपने देखा एनोड पे ऑक्सीडेशन हुई और कैथोड पे रिडक्शन हुई। क्या क्या देखा हमने इसमें, बाहर से आपने डीसी सप्लाई दी है, एक एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई की है। क्या अप्लाई किया है, एक्सटर्नल वोल्टेज। तो आपने क्या लगाई थी स्टूडेंट, बैटरी। तो बैटरी से आपने देखा कि दो हमारे पास इलेक्ट्रोड थे, हमने दो इलेक्ट्रोड लगाए हैं। मान लो अगर प्लाटिनम के ही लगाए हैं, तो प्लाटिनम के मैंने जब लगाए थे तो ये इनर्ट इलेक्ट्रोड्स होते हैं। दूसरे भी लगा सकते हैं, जो एक्टिव इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो खुद भी रिएक्ट कर जाते हैं, वो खुद भी रिएक्ट करते हैं। और फिर क्या हुआ स्टूडेंट, एनोड पे आपने देखा कि ऑक्सीडेशन हुई, एनोड पर ऑक्सीडेशन हुई स्टूडेंट, और कैथोड पे रिडक्शन हुई, कैथोड पे रिडक्शन। ठीक है। अब हमने ये कहा कि मान लो कितना वेट जो है W, अगर W जो है दैट इज द वेट ऑफ दी, ठीक है, अगर W जो है या वेट, या यहां पर मैंने M यूज किया था, मैं M ले लेता हूं। चलो अगर मैं ये कह रहा हूं स्टूडेंट, M जो है मास जो है दैट इज द मास डिपॉजिटेड, अगर M जो वेट है या मास है वो डिपॉजिट हुआ है, कहां पे डिपॉजिट होता है, हमेशा कैथोड पर। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो फेराडे ने एक्सपेरिमेंट करके स्टडी किया, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, एक नहीं। तो उसने देखा कि जितना ज्यादा हम चार्ज पास करेंगे, जितना ज्यादा चार्ज पास करेंगे, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, उतना ही अमाउंट ज्यादा डिपॉजिट होगा वहां पर कैथोड पे। बोलो सही है या गलत है, जल्दी बताओ। सही है, सही है। तो हमने ये कहा कि उसने अपना पहला लॉ बताया कि जो मास डिपॉजिट हो रहा है स्टूडेंट, इट इज प्रोपोर्शनल टू क्यू। क्यू क्या होता है, क्यू इज द चार्ज इन कूलम्स। क्यू क्या होता है, चार्ज इन कूलम्स स्टूडेंट।
तो जितना चार्ज कूलम्स में पास करूंगा, जितना ज्यादा चार्ज पास करूंगा, उतना ही ज्यादा मास डिपॉजिट होगा। अब ये आप कह सकते हो, जो क्यू क्या होता है फिजिक्स में आपने पढ़ा था, चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टी। आई क्या होता है, करंट इन एम्पेयर्स, ठीक है, एम्पेयर्स आपने पढ़ा था, करंट इन एम्पेयर्स स्टूडेंट्स। और टी क्या है, टाइम इन सेकेंड्स। तो क्यू क्या है, चार्ज इन कूलम्स। ये एसआई यूनिट होते हैं आपके। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको पता कितना होता है, 1.6। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्स होता है। तो इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करेंगे तो उनका बस चार्ज होगा स्टूडेंट, और उसी के कारण क्या हो रहा है, ये प्रोसेस हो रही है। अब जो मास है स्टूडेंट, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज विच इज पास्ड स्टूडेंट। तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को उन्होंने रिप्लेस कर दिया एक कांस्टेंट से स्टूडेंट, उसको क्या बोलते हैं, Z इंटू क्यू। इसको मैं ठीक कर दूं थोड़ा, ठीक है स्टूडेंट्स, M इज इक्वल टू Z इंटू क्यू। तो Z क्या होता है स्टूडेंट, Z इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट। Z, माय Z इज इलेक्ट्रो केमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट। इसको इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट क्यों क्या आ गया, वो भी, इसका भी जवाब अभी हम इस लेक्चर में देने वाले हैं। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, अगर Q1 कूलम है, अगर Q मेरा स्टूडेंट 1 कूलम है चार्ज, तो मास कितना डिपॉजिट होगा, दैट विल बी इक्वल टू Z। तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज इक्वल टू स्टूडेंट द मास दैट विल बी डिपॉजिटेड व्हेन ए चार्ज ऑफ 1 कूलम इज पास्ड। एक कूलम चार्ज अगर मैंने पास किया, तो अगर स्टूडेंट मैं ये कहूं कि मैंने 1 मोल चार्ज को पास किया, 1 मोल का चार्ज कितना होता है स्टूडेंट, 1 मोल कितना होता, अगर मैं ये कहूं कि मैंने 1 मोल चार्ज को पास किया स्टूडेंट, तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होता है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है स्टूडेंट, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 कूलम पर मोल। तो एक ये मोल हो गया कूलम। तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है स्टूडेंट, कूलम, और मोल ये कितना हो गया, इसे ये आता है हमारा 96487 कूलम्स। तो इतने कूलम होते हैं 1 मोल में, 1 मोल इलेक्ट्रॉन में 96,486, इसे 1 फेराडे कहा जाता है। इसे क्या बोलते हैं, 1 फेराडे। 1 फेराडे इज द चार्ज कैरिड बाई 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इसको बुक्स में 96,500 भी दिखाया गया, मतलब इसको अप्रोक्सीमेट करने के लिए वो ऐसे दिखाते हैं, 1 फेराडे इज इक्वल टू 96,500। तो ये किसका है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है स्टूडेंट, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 96,500। तो आपका जो मास डिपॉजिट हुआ स्टूडेंट 1 कूलम के लिए, उसे हमने इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहा है। तो अब देखो कि यहां पर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, ये मेरा फेराडेज फर्स्ट लॉ, माइकल रिपोर्टेड दैट मास ऑफ द एलिमेंट डिपॉजिटेड एट इलेक्ट्रोड इन ग्राम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज इन कूलम्स। तो आपने कहा M इज प्रोपोर्शनल टू Q, M, और यहाँ की M इज इक्वल टू Z इंटू क्यू। तो Z की वैल्यू आपकी आ गई M/Q, Z इज इक्वल टू M/Q। Q क्या है स्टूडेंट, Q इज नथिंग, Q इज इक्वल टू I इंटू टी। इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि M इज प्रोपोर्शनल टू I इंटू टी, और M इज इक्वल टू स्टूडेंट Z इंटू I इंटू टी। वो सेम ही चीज है, Q जो चार्ज है मैंने उसको रिप्लेस कर दिया, I इज द करंट इन एम्पेयर्स, T इज द टाइम इन सेकेंड स्टूडेंट। तो आपका M/Q जो है यहाँ पर आपने निकाला, M/Q इज इक्वल टू Z विच इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट। द मास डिपॉजिट, अगर Q1 कूलम है तो मेरा मास जो डिपॉजिट हुआ 1 कूलम चार्ज के लिए, वो हो गया Z के बराबर। तो इसको हमने कहा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट। दिस कैन बी डिफाइंड एज द मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड पर यूनिट चार्ज। पर यूनिट चार्ज में इतना मास डिपॉजिट हो गया। बोलो यहां पर आपको बात समझ में आ गई। ये पहला लॉ है मेरा किसका, फेराडे का। तो अमाउंट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन व्हिच अकर्स एट एनी इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस बाय ए करंट इज प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द सॉल्यूशन। तो कोई भी आप सेल बना लीजिए, कितना अमाउंट डिपॉजिट होगा,
वो डिपेंड करेगा कितना आपने चार्ज पास किया। जितना ज्यादा आप चार्ज पास करोगे उतना ही ज्यादा सब्सटेंस वहां डिपॉजिट होगा। यहां तक हमारा हो गया। अच्छा, अब स्टूडेंट्स देखो कि एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक आपको एक कंसेप्ट और बता दूं, आपने पढ़ा है एटॉमिक मास के बारे में पढ़ा है, मोलर मास जिसे कहते हैं। तो एटॉमिक मास का जो मोल्स होते हैं, अगर मैं मोल्स को यूज करूं स्टूडेंट, मोल्स क्या होते हैं, किसी भी सब्सटेंस के मोल्स क्या होते हैं, W। अगर मैं M को यूज कर रहा हूं तो मैं M ही यूज कर लेता हूं। चलो, अगर M ग्राम्स हैं स्टूडेंट, किसी भी सब्सटेंस के M ग्राम्स हैं, अगर M ग्राम्स को आप स्टूडेंट, मेरे पास M ग्राम होता है, M ग्राम होता है, तो आपने M ग्राम अगर किसी भी सब्सटेंस का है स्टूडेंट, तो यहां पर M लिया मैंने छोटा, अगर इसको मैं इसके मोलर मास से डिवाइड कर दूं तो क्या मिल जाता है मुझे, मोल्स। क्या मिल जाते हैं, मोल्स। और एक इक्विवेलेंट मास भी होता है स्टूडेंट। व्हाट इज इक्विवेलेंट मास, क्या होता है स्टूडेंट, मैं बात कर रहा हूँ मोलर मास की और मैं बात कर रहा हूँ इक्विवेलेंट की। इसे एटॉमिक वेट भी कहते हैं, एटॉमिक वेट भी कहते हैं। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है स्टूडेंट, तो इक्विवेलेंस क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय स्टूडेंट, उसे क्या बोलते हैं, एन फैक्टर। एन फैक्टर का मतलब वैलेंसी फैक्टर। कोई भी अगर मेरा मेटल आयन है, जैसे अगर मेटल आयन की, मेटल आयन अगर स्टूडेंट एम एन है, अगर ये एन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहा है, तो मेटल के लिए मैं ये कह सकता हूं कि जो इक्विवेलेंट मास होगा, इक्विवेलेंट वेट जो होगा इसका मेटल का स्टूडेंट, वो इसका एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन ये यूज कर रहा है यहाँ पर मेटल बनाने में। जैसे अगर मैंने कॉपर 2+ लिया स्टूडेंट, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन मोल के लेके कॉपर बना रहा है, तो इसका एन फैक्टर 2 है। इसका एन फैक्टर क्या, 2 है। तो इसका अगर हमने इक्विवेलेंट मास निकालना है, इक्विवेलेंट मास निकालना है स्टूडेंट कॉपर का, तो क्या आएगा मेरा इक्विवेलेंट मास कॉपर का, अगर इसका एटॉमिक मास 63.5 है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, तो 63.5/2 आ जाएगा। तो इसका मेरा एन फैक्टर जो होते हैं वो कितने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये यूज कर रहा है स्टूडेंट एक मोल बनाने के लिए, एक मोल कॉपर बनने के लिए दो दो मोल इलेक्ट्रॉन का यूज हो रहा है। मोल कंसेप्ट में ये 2 मोल मतलब कितना चार्ज हो गया, 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कितना होगा स्टूडेंट, 2 फेराडे। तो 2 मोल के लिए ये 2 फेराडे यूज करेगा। कितना यूज करेगा, 2 फेराडे, जो कि इसका 1 मोल बनेगा। 1 मोल किसके बराबर होगा, कहने का मतलब क्यों मैंने ये सारा बताया स्टूडेंट, अगर मैंने कॉपर लिया, अगर कॉपर डिपॉजिट हो रहा है, अगर आपने कहा कि 1 मोल कॉपर बन रहा है, तो 1 मोल कॉपर के लिए कितना चार्ज यूज हो रहा है, 2 फेराडे। बोलो सही है गलत है, जल्दी बताओ। 2 फेराडे हाँ चार्ज जी चाहिए मुझे 1 मोल कॉपर को जमा करने के लिए, डिपॉजिट करने के लिए हाँ इसमें। जी हाँ जी हाँ जी। और इस ये 1 मोल का कितना होता है, इसका एटॉमिक वेट होता है। कितना कितना जो डिपॉजिट होगा जब मैं 2 फेराडे का चार्ज कॉपर आयंस के ऊपर लगा दूंगा, तो ये कितना बनेगा, मास कितना बनेगा, 63.5 ग्राम। ये इसका एटॉमिक वेट है। लेकिन अगर मैं इसका कहूं कि 1 फेराडे यूज करूं, 1 फेराडे का मतलब है, तो इसका कितने बनेगा, 63.5/2। और 63.5/2 क्या है, इसका इक्विवेलेंट वेट है। किसका इक्विवेलेंट वेट है, इसका किसका, कॉपर का। इक्विवेलेंट वेट मैंने कैसे निकाला, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दो मोल इलेक्ट्रॉन यूज हुए, 2 से मैंने डिवाइड कर दिया, तो इसका इक्विवेलेंट वेट है। इसी तरह मैं किसी को भी ले सकता हूं स्टूडेंट, किसी भी केस को मैं ले सकता हूं। तो आप कोई भी केस ले लीजिए, मैं ये बताना चाहता हूं, अगर आपने सिल्वर लिया स्टूडेंट, तो एक इसका +1 चार्ज है, तो 1 मोल सिल्वर का डिपॉजिट हुआ, 107.8 ग्राम है मान लो इसका। तो यहां पर आप देख रहे हैं इसका इक्विवेलेंट वेट सिल्वर का कितना होगा स्टूडेंट, इसका एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन यूज हो रहा है, तो सिर्फ इक्विवेलेंट वेट और एटॉमिक वेट भी इक्वल है इस केस में, क्योंकि एन फैक्टर 1 है, एक ही इलेक्ट्रॉन यूज हो रहा है। तो यहां पर आपको 1 इक्विवेलेंस ऑफ सिल्वर मिला 1 फेराडे ऑफ चार्ज से। तो आप ये कह सकते हैं, अगर मैंने एल्यूमिनियम को यूज किया, तो एल्यूमिनियम का चार्ज देख रहे हैं हम कितना है,
तो यहाँ पर 1 मोल एल्युमिनियम बन रहा है, क्या बन रहा है, 1 मोल एल्युमिनियम। तो इसका एटॉमिक वेट मान लो एल्युमिनियम का कितना है, 27 सपोजिंग। तो यहाँ पर 27 ग्राम बन रहा है एल्युमिनियम, ठीक है। 3 फेराडे का जब मैंने चार्ज यूज किया स्टूडेंट, तो 27 ग्राम बन रहा है। अगर 1 फेराडे का मैंने चार्ज यूज किया तो कितना बना, 27/3 9 ग्राम। तो 9 क्या है, इक्विवेलेंट वेट है किसका, एल्युमिनियम का। इक्विवेलेंट वेट कैसे होता है, 27 बाई कितने इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं, 3। तो आप देख रहे हैं कि एक रिलेशनशिप बन रहा है, एक रिलेशनशिप बन रहा है स्टूडेंट। किसमें बन रहा है कि अगर आप 1 फेराडे का चार्ज पास करोगे किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में, तो एक इक्विवेलेंट उस सब्सटेंस का डिपॉजिट होने वाला है कैथोड पे। क्या रिलेशनशिप बन रहा, समझ में आया क्या रिलेशनशिप बना स्टूडेंट। मैंने एक इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप बताया, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या रिलेशनशिप बताया स्टूडेंट इस केस में, मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप स्टूडेंट, एक रिलेशनशिप हमारे को मिल रहा है बिटवीन स्टूडेंट फेराडे एंड इक्विवेलेंट ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिटेड। क्या रिलेशन मिला स्टूडेंट्स, इफ यू विल पास 1 फेराडे ऑफ चार्ज, 1 फेराडे ऑफ चार्ज इज इक्वल टू स्टूडेंट चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसकी वैल्यू कितनी मैंने निकाली, 96487 कूलम्स और अप्रोक्सीमेटली 96,500। So that will always deposit 1 gram equivalent of the substance. तो आपका जो भी सब्सटेंस है उसका 1 ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट होता है 1 फेराडे ऑफ चार्ज से। कोई भी ले लो आप, कोई भी ले लो, कॉपर ले लो, कोई भी ले लो। आपने सिल्वर आयन लिया, कॉपर लिया स्टूडेंट्स, अगर आपने सिल्वर को डिपॉजिट किया, आपने कॉपर को डिपॉजिट किया, तो यहाँ 2 मोल इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं। और आपने एल्यूमिनियम को लिया स्टूडेंट, तो 3 मोल यूज हो रहे हैं। तो अगर मैंने 1 फेराडे चार्ज पास किया तो आपको 1 ग्राम इक्विवेलेंट मिला, किसका, सिल्वर का। 1 फेराडे चार्ज किया तो आपको मिला 1 ग्राम इक्विवेलेंट, किसका मिला, कॉपर का। और 1 फेराडे चार्ज पास किया, आपको मिला 1 ग्राम इक्विवेलेंट, किसका, एल्यूमिनियम का। क्योंकि इक्विवेलेंट वेट क्या होता है स्टूडेंट, एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाई एन फैक्टर। एन फैक्टर मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें 1 इलेक्ट्रॉन था, तो इसमें क्या, सिल्वर के अंदर 1 ही इलेक्ट्रॉन चला था, तो इसका एटॉमिक वेट अगर 107.8 ग्राम था तो बाई 1, तो इक्विवेलेंट वेट भी उतना आया। इतने ग्राम डिपॉजिट हो गया सिल्वर जब मैंने 1 फेराडे करंट इसमें इलेक्ट्रिसिटी चार्ज पास किया। इसके अंदर क्या हुआ कि इसका एन फैक्टर 2 है, 2 इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं ना इसमें, तो इसका इक्विवेलेंट कितना मिला, कॉपर का कितना मिला, कॉपर का इक्विवेलेंट स्टूडेंट, ये 63.5/2, तो कितना आया, 2 3 1, तो इसका हाफ मिला हमें इक्विवेलेंट। हमेशा 1 फेराडे जब मैंने चार्ज पास किया तो इतने ग्राम कॉपर मिला मुझे स्टूडेंट। और एल्यूमिनियम में क्या हुआ कि अगर मैंने 1 फेराडे चार्ज किया तो इक्विवेलेंट वेट कितना है एल्यूमिनियम का स्टूडेंट, 27/3, तो 9 ग्राम मिला। तो ऑलवेज यू विल सी दैट व्हेन 1 फेराडे ऑफ चार्ज इज पास्ड स्टूडेंट, 1 फेराडे of charge is passed, you will get 1 gram equivalent of the substance. तो ये एक रिलेशनशिप हमें मिला है किसमें, फेराडे और इक्विवेलेंट ऑफ द सब्सटेंस। समझ में आया, बोलो यहां तक बात समझ में आई। सर नहीं सर, अच्छा नोट कर लो, नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लो स्टूडेंट। हो गया। अब देखो कि यहाँ पर मैं एक चीज और को निकालने जा रहा हूं। आपने ये कहा कि अगर आपने स्टूडेंट 1 फेराडे चार्ज लिया, वो आप कह रहे हो 96,500 कूलम्स के बराबर है, किसके बराबर है, 9। तो ये किसके बराबर होता है, ई के। ई क्या है, इक्विवेलेंट ऑफ द सब्सटेंस। ये किसके बराबर है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सब्सटेंस। 1 फेराडे चार्ज कितना मुझे सब्सटेंस को डिपॉजिट करेगा कैथोड पे, 1 इक्विवेलेंट को, ठीक है।
ये क्या है, फेराडे। तो अगर मैंने 1 कूलम लिया स्टूडेंट, 1 कूलम कितना डिपॉजिट करेगा? 1 कूलम चार्ज अगर मैंने पास किया स्टूडेंट तो कितना बनेगा, ई बाई एफ। क्या डिपॉजिट करेगा? 1 कूलम चार्ज किसके बराबर हुआ स्टूडेंट? ई बाई एफ। ई क्या है? इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाई द फेराडे। बोलो सही है या गलत है? नहीं 1 कूलम चार्ज अगर मैं पास करूं स्टूडेंट तो मेरे को कितना मिलेगा सब्सटेंस इक्विवेलेंट वेट को? मुझे 96,500 से डिवाइड करेगा। तो ये बन गया ग्राम पर कूलम। क्या बना? ये इतने ग्राम था नीचे पर कूलम। तो इतना ग्राम पर कूलम मुझे मिलने वाला है। 1 कूलम चार्ज पास करने से, 1 कूलम चार्ज पास करने से इतना मिलेगा। तो आपने मुझे बताया कि डब्ल्यू जो मास जो स्टूडेंट्स डिपॉजिट हुआ था, फ्राइडे के फर्स्ट लॉ ने क्या दिखाया कि मास जो होता है वो किसके बराबर होता है? जेड इंटू क्यू। जेड इंटू क्यू होता है। तो जेड की वैल्यू क्या आई फिर? जेड की वैल्यू क्या आई? आपने कहा जेड इज इक्वल टू एम बाई क्यू। यहां पे लिख देता हूं चलो, और आपको इसमें, तो मैं इसको यहां लिखता हूं। देखो एक और रिलेशनशिप मैं नोट करिए इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप मैं बता रहा हूं। आप ये कह रहे हो कि स्टूडेंट, आपने मुझे ये कहा कि आपका जो मास जो है डिपॉजिट होता है वो जेड इंटू क्यू के बराबर होता है, ठीक है। और आपने ये मुझे बताया कि अगर ये क्यू जो है स्टूडेंट, अगर ये क्यू जो मास मेरा, ये एक और रिलेशनशिप मैंने बताया कि 1 कूलम चार्ज अगर क्यू 1 कूलम है, क्यू अगर मेरा 1 कूलम है स्टूडेंट, तो ये कितना मास बनने वाला है? ई बाई एफ। ई बाई एफ किसके बराबर है? व्हेन क्यू इज 1 कूलम। बोलो यही मिला। अगर क्यू 1 कूलम है तो कितना मेरे को मिलेगा डिपॉजिट? ई बाई एफ। तो ये एक डेफिनेशन बन गई किसकी? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की। Z इज इक्वल टू, Z विल बी इक्वल टू स्टूडेंट E इक्विवेलेंट मास ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय द फेराडे। इक्विवेलेंट मास ऑफ द फेराडे, क्योंकि अगर F की वैल्यू होगी 1, ठीक है, तो आपको कितना मास डिपॉजिट मिलेगा? इक्वल टू द इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सब्सटेंस, इक्वल टू द, यही दिखाया मैंने यहाँ पर रिलेशनशिप बिटवीन इक्विवेलेंट वेट एंड दिस। तो Z इज इक्वल टू E बाई एफ। Z की वैल्यू क्या मिली मेरे को? E बाई एफ स्टूडेंट। बोलो बात समझ में आ गई? तो अगर मेरा हाँ जी ये रिलेशन था जो मैंने अभी अभी आपको दिखाया फेराडेज लॉ में, यहाँ पर m, अगर m आप कह रहे हो m इज इक्वल टू स्टूडेंट z इंटू क्यू, m इज इक्वल टू z इंटू क्यू, तो z की वैल्यू मैं यहाँ पे रख सकता हूँ m इज इक्वल टू e बाई एफ इंटू क्यू। तो ये न्यूमेरिकल्स के लिए मैं काम आ सकता है, इसलिए हमने ले लिया, इसलिए हमने यहाँ पर ये वैल्यू रखी स्टूडेंट। तो इस फार्मूले को मैं इसलिए बना रहा हूँ कि क्योंकि हमें न्यूमेरिकल आने हैं। तो आपने ये लिखा m इज इक्वल टू जेड इंटू आई इंटू टी। एम क्या है? मास ऑफ द सब्सटेंस विच इज डिपॉजिटेड। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, z की वैल्यू क्या है? E बाई एफ इंटू आई इंटू टी। ये फार्मूले हमें इसलिए ले लिए कि अगर आपको कोई क्वेश्चन आएगा न्यूमेरिकल, उसमें मास पता करना है, तो इक्विवेलेंट वेट अगर मुझे पता है कितने फेराडे मैंने पास किया, कितना करंट मैंने पास किया, कितने टाइम के लिए, तो मैं मास निकाल लूंगा कितना डिपॉजिट होगा कैथोड के ऊपर किसी भी सब्सटेंस का, कोई भी निकल का, कॉपर का, सिल्वर का, किसी का भी मैंने करना है, तो मैं इस फार्मूले का यूज कर सकता हूं। तो यहां से हमें इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट का पता लग गया कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट जो आपने डिफाइन किया स्टूडेंट, वो क्या है कि मास पर कूलम ऑफ द चार्ज, कितना मास डिपॉजिट हुआ 1 कूलम के लिए। तो 1 फेराडे के लिए हमेशा जो मास डिपॉजिट होता है वो किसके बराबर होता है? इक्विवेलेंट वेट के बराबर, इक्विवेलेंट वेट के बराबर होता है। ये फार्मूले नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है क्योंकि काम आएंगे, इसलिए हमने यहाँ पर बताया। तो फेराडे का फर्स्ट लॉ तो क्लियर हो गया। पहले मुझे डेफिनेशन पता होनी चाहिए, फिर मैं न्यूमेरिकल्स के लिए तैयारी कर रहा हूँ कि कौन सा मुझे फार्मूला बनाना है। तो आपको पता ही है कि द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट द इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ द चार्ज पास्ड। क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास मतलब क्वांटिटी ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी पास विच इज इक्वल टू Q इज अ चार्ज, Q इज इक्वल टू I इंटू टी। I करंट इन एम्पेयर्स होता है, T टाइम इन सेकंड्स होता है।
तो इक्विवेलेंट वेट की कंसेप्ट इसलिए लानी पड़ गई क्योंकि जो इक्विवेलेंट मेरा डिपॉजिट होता है स्टूडेंट, एक फेराडे हमेशा एक इक्विवेलेंट ऑफ द सब्सटेंस को डिपॉजिट करता है। तो 1 फेराडे ऑफ चार्ज इज इक्वल टू द इक्विवेलेंट ऑफ द सब्सटेंस, 1 इक्विवेलेंट ऑफ द सब्सटेंस। तो एटॉमिक वेट को अगर मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो ट्रांसफर हो रहे हैं उससे डिवाइड कर दूंगा तो इक्विवेलेंट वेट मिल जाएगा, इक्विवेलेंट वेट मिल जाएगा। यहां तक तुमने नोट कर लिया तो मैं आगे चलूंगा। पहला लॉ मैंने बता दिया तुम्हें, हो गया। सारा फार्मूला देख लो, इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद में क्या हुआ कि फेराडे जो था उसने एक सेकंड लॉ भी आपको देखेगा, फर्स्ट और सेकंड में कोई डिफरेंस नहीं है तो इसी का ही एप्लीकेशन, फर्स्ट का ही। अब उसने क्या किया कि अभी तक उसने क्या किया कि अब वो ये कहता है कि उसने अब अभी तक जो इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे थे स्टूडेंट, देखो क्या इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे थे। अब मैंने क्या किया स्टूडेंट कि मैंने अब यहाँ पर 2 सेल बनाए हैं, 2 सेल लिए हैं। मैंने क्या किया स्टूडेंट, 2 सेल ले रहा हूं मैं स्टूडेंट इसके अंदर। कितने सेल ले रहा हूं, 2। अभी तक तो 1 लिया था, अब मैं 2 सेल को ले रहा हूं। अब एक में मैं ये कह रहा हूं स्टूडेंट कि एक सेल में मैं 2 डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट ले रहा हूं, 2 डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स को मैं ले रहा हूं स्टूडेंट्स। तो अब ये देखना है कि यहां पर आपने कहा कि चलो कोई भी 2 डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट ले लो। आप क्या लेने हैं, 2 डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट कोई चूज कर लो स्टूडेंट्स। तो आपने यहां पर सिल्वर नाइट्रेट का एक सोल्यूशन लिया। क्या लिया, सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। और यहां पर मैंने लिया स्टूडेंट कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन। 2 सोल्यूशन ले रहा हूं, ठीक है। और यहां पर मेरे पास ये इलेक्ट्रोड है स्टूडेंट, देख रहे हो, यहां पर भी मेरे पास इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट। एक कैथोड होता है और एक एनोड होता है, ठीक है। अब मैंने यहां पर आपको पता है बैटरी लगानी है, कहां पे लगानी है, बैटरी लगानी है। ये प्लस है और एक माइनस है, ठीक है, ये लग गई। तो यहां पर स्टूडेंट ये प्लस मेरा है, ये मेरा माइनस है। अगर ये प्लस है तो ये माइनस है, ठीक है, ये माइनस है तो ये प्लस है। मैंने इनको ऐसे ज्वाइन कर दिया सीरीज में, 2 सेल है। इसके अंदर कौन सा सोल्यूशन है, इसके अंदर मैंने कौन सा सोल्यूशन डाला स्टूडेंट, सिल्वर नाइट्रेट। Ag प्लस है और NO3 माइनस है। इसके अंदर मैंने क्या डाला है, कॉपर 2 है और SO4 2 माइनस है। बोलो अभी तक कुछ गड़बड़ तो नहीं की मैंने, सही लिखा सारा, ठीक है। ये 2 सेल्स हैं, इनको मैंने ज्वाइन किया इन सीरीज, इसे बोलते हैं इन सीरीज। अब जब जब इसमें करंट पास होगा तो होगा क्या कि इन दोनों में इक्वल क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास हो रहा है। दोनों सेल्स में स्टूडेंट सीरीज में कनेक्टेड है, इन बोथ सेल्स इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोज, इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज, चार्ज क्या होता है, क्यू फ्लोज, मतलब इक्वल करंट इक्वल टाइम के लिए चल रहा है। ये सेम है दोनों के लिए। बोलो बात समझ में आई, मैंने क्या किया, कुछ भी नहीं किया अभी। मैं ये कह रहा हूं कि मैंने अब 2 सेल ज्वाइन कर दी और उनके अंदर सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास कर दिया। अब मैं ये देखना चाहता हूं कि कैथोड यहां पर क्या होने वाला है स्टूडेंट्स, यहां पर क्या होने वाला है, कलर चेंज कर रहा हूं। इस कैथोड पर क्या डिपॉजिट होने वाला है, बताओ मेरे को। ये कैथोड है, यहां पे क्या डिपॉजिट होने वाला है, सिल्वर। बोलो इस कैथोड पे क्या डिपॉजिट होगा, सिल्वर होगा। और एक ये कैथोड है, इस कैथोड पे क्या डिपॉजिट होगा, कॉपर। चलो यहां पर कॉपर डिपॉजिट हो रहा है स्टूडेंट्स, ये लो सॉलिड, ये सिल्वर सॉलिड। तो यहां पे सिल्वर डिपॉजिट हो रहा है, यहां पे कॉपर डिपॉजिट हो रहा है। अब जब सेम मैंने करंट पास कर दिया दोनों में, सेम टाइम के लिए सेम चार्ज फ्लो कर रहा है क्योंकि ये सीरीज में है, तो अब क्वेश्चन ये था कि वो ये स्टडी कर रहे थे कि कितना सिल्वर डिपॉजिट होगा और कितना कॉपर डिपॉजिट होगा स्टूडेंट।
क्या सिल्वर और कॉपर के अमाउंट बराबर होंगे डिपॉजिट या अलग अलग होंगे? एक्सपेरिमेंट करने के बाद क्या पता लगा, मैं क्या कर रहा हूं, एक्सपेरिमेंट। हम उन्होंने ये देखा कि जो वेट ऑफ द सिल्वर डिपॉजिट हुआ, वेट ऑफ जो सिल्वर डिपॉजिट हुआ, इट इज प्रोपोर्शनल टू द इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर। और जो वेट कॉपर का डिपॉजिट हुआ, वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड इज प्रोपोर्शनल टू द इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर व्हेन द सेम अमाउंट ऑफ करंट इज पास्ड। हमने क्या पास किया, सेम अमाउंट ऑफ चार्ज, ठीक है, क्यू मीन्स सेम अमाउंट ऑफ आई एंड सेम अमाउंट ऑफ टाइम के लिए पास किया करंट। तो अगर मैं ये लिखूं भाई, अगर तुमने मुझे ये कहा भाई दो, मैं 3 भी ज्वाइन कर सकता था, 4 भी कर सकता था, तो सीरीज में जब मैं ज्वाइन करूंगा तो सेम करंट फ्लो करेगा सेम टाइम के लिए, चार्ज सेम है। तो हम एक बात ये लिख सकते हैं स्टूडेंट, क्या लिख सकते हैं कि वेट ऑफ जी द एम सिंबल यूज किया था, मैं एम यूज कर लेता हूँ, चलो ठीक है, कई बुक्स में डब्ल्यू यूज कर रहा है सिंबल, कोई बात नहीं। तो मास ऑफ जो सिल्वर डिपॉजिट है, इट इज प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सिल्वर, ठीक है। इसी तरह आपने कहा जो मास ऑफ कॉपर जो डिपॉजिट हुआ, इट इज प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ द कॉपर, ठीक है। तो अगर मैं ये कहूं कि ये कोई कांस्टेंट है, ये कोई कांस्टेंट है, ठीक है, अगर इन दोनों को मैं डिवाइड कर दूं स्टूडेंट्स, इन दोनों को मैं डिवाइड कर दूं, मास ऑफ सिल्वर बाई मास ऑफ कॉपर, तो ये किसके बराबर आ गया, इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर, आ गया, बोलो सही है। तो इक्विवेलेंट वेट तो मैंने डिफाइन कर दिया, मास जो है स्टूडेंट, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मोलर मास बाई वैलेंस, वैलेंस या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो मैंने बताए थे, वैलेंस। अगर कॉपर 2+ है, जैसे कॉपर 2+ का 2 इलेक्ट्रॉन यूज हुए थे, तो इसका एन फैक्टर मैंने 2 बताया था, एन फैक्टर मैंने 2 बताया था, या कि वैलेंस कितनी है कॉपर की, 2+ है, इसे वैलेंस भी कहते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन यूज हुए क्योंकि इसकी वैलेंस कितनी है, कितनी है वैलेंस कॉपर की, बताओ, 2+2 है ना ऊपर, तो वैलेंस से मैंने डिवाइड किया तो इक्विवेलेंट वेट आ गया। तो हम ये कह सकते हैं स्टूडेंट, हम ये कह सकते हैं जो मास हमारे डिपॉजिट हुए हैं, मास जो हमारे डिपॉजिट हुए हैं स्टूडेंट, वो प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट वेट्स हैं, इक्विवेलेंट वेट्स हैं। क्यों, क्योंकि m की वैल्यू तुमने बताई थी, m की वैल्यू क्या बताई थी आपने, बताई m इज इक्वल टू Z1 इंटू क्यू, सेम चार्ज पास किया है, m2 क्या है, Z2 इंटू क्यू, सेम चार्ज पास हुआ है, और m3 इज इक्वल टू Z3 इंटू क्यू, फैराडे फर्स्ट लॉ तो यही है ना। अब क्यू तो सेम है, इन सब में क्यू सेम है, तो फिर रेशो क्या बन गई, m1:m2:m3 किसके बराबर आया, Z1 किसके बराबर आया स्टूडेंट, m1 इज इक्वल टू m2, जो मास हमारा डिपॉजिट हुआ वो किसके बराबर आया, Z1:Z2:Z3, और Z1 क्या था हमारा, Z1 आपने निकाले थे, Z1 Z2 Z3 क्या निकाला था आपने, Z की वैल्यू क्या थी, E1/F, तो सबके लिए सेम है, E2/F इज इक्वल टू E3/F। तो स्टूडेंट्स ये क्या बन गया, ये तो सेम ही है, तो हम आप लिख सकते हैं m1:m2:m3 इज इक्वल टू E1:E2:E3। तो एक्सपेरिमेंट करके जो सेकंड लॉ बना वो साफ ही आ गया, जैसे मैंने यहाँ पे भी लिखा कि मास ऑफ द सिल्वर डिपॉजिटेड बाय मास ऑफ कॉपर इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सिल्वर बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ द कॉपर। इनका फायदा क्या है, ये न्यूमेरिकल में बहुत काम आने वाली चीज है, क्योंकि अगर 3 पता है तो चौथा मैं निकाल सकता हूँ, चौथा मैं निकाल सकता हूँ, बोलो। न्यूमेरिकल में अगर मुझे 3 की वैल्यू पता तो चौथी वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ, कितना डिपॉजिट होगा, कि अगर मुझे आपने बता दिया कि मास जो है सिल्वर का इतना डिपॉजिट हुआ है जी, ठीक है, और अब आने का बताओ कितना कॉपर डिपॉजिट होगा, अगर मेरे को पता लग गया तो मैं मास ऑफ सिल्वर मैंने रख दिया, मास ऑफ कॉपर मुझे निकालना था, इक्विवेलेंट वेट सिल्वर का पता है, इक्विवेलेंट वेट कॉपर का पता है, तो ये मेरे को वैल्यू निकल आएगी, 3 पता है तो चौथा निकल आएगा, यस और नो, फार्मूले में।
तो फैराडे ने ये कहा कि व्हेन सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स द मास ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर केमिकल इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंट वेट्स। तो इक्विवेलेंट वेट जितने होंगे, इसको इस फॉर्म में भी मैं लिख सकता हूं। मान लो अगर मैं इसको ये लिख दूं स्टूडेंट, देखो ये मास ऑफ सिल्वर, इस फार्मूले को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, मास ऑफ सिल्वर डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ केजी इज इक्वल टू, इसको ऊपर ले जाओ, मास ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर। बोलो लिख सकता हूं इसको? ये सही है या गलत, जल्दी बताओ। अब जब मास को मैंने मोलिकुलर मास से डिवाइड किया था तो मुझे मोल्स मिले थे। क्या मिले थे? मोल। आपको पता है मोल्स का फार्मूला क्या था? मास बाई मोलर मास। और अगर मैंने मास को इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड कर दिया स्टूडेंट, तो वो उसे क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट्स। क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट्स। तो कितने, ये क्या है? इक्विवेलेंट्स ऑफ सिल्वर इज इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ कॉपर। ये फार्मूला बन गया। ये भी एक नोट कर लो पॉइंट, नोट कर लो इस पॉइंट को भी, कि आपका इसी से ही सेकंड, इसी को ही सेकंड लॉ कहते हैं कि जब आपने सेम अमाउंट ऑफ चार्ज पास किया, सेम अमाउंट ऑफ करंट पास किया स्टूडेंट, तो इक्विवेलेंट अमाउंट, इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर, इक्विवेलेंट सिल्वर जो होगा डिपॉजिट होगा, और इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर विल बी डिपॉजिटेड। तो ये इनके इक्विवेलेंट वेट से रिलेटेड होते हैं। जो भी आपके मास डिपॉजिट होते हैं वो किससे रिलेटेड होते हैं? इक्विवेलेंट वेट से। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में आ चुका है और पूछा जा चुका है स्टूडेंट, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में मैंने यूज करने हैं, इसलिए मैंने इनके बारे में आपको बताया कि हम ये कह सकते हैं स्टूडेंट, Faraday's law of electrons is related to equivalent weight of electrolytes as the number of Faraday passed is equal to number of gram equivalents of electrolytes discharged। तो आपने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखा स्टूडेंट कि फर्स्ट जो लॉ था मेरा, जिसने बोला मास ऑफ द सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड इज प्रोपोर्शनल टू द चार्ज, तो आपने कहा m इज इक्वल टू z इंटू क्यू। तो आपने कहा कि सर z की जो वैल्यू है, z इक्विवेलेंट कांस्टेंट है, वो E बाई एफ है। तो E क्या था हमारा? इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सब्सटेंस। तो इक्विवेलेंट वेट आपने कैसे निकाला? आपने कहा कि इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाई द वैलेंस, और एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाई द एन फैक्टर। एन फैक्टर मैंने क्या बताया था? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो मेटल आयन यूज करता है। अगर एम एन प्लस 1 था तो एन इलेक्ट्रॉन्स इसने यूज किए थे, तो ये एन फैक्टर एन, कितने इलेक्ट्रॉन यूज किए, तो उससे हम डिवाइड कर देंगे तो हमें इक्विवेलेंट वेट मिल जाएगा। ठीक है। और आपने ये कहा कि ये फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट है, मैथमेटिकल फॉर्म है फार्मूले में, क्योंकि हम इसको यूज करने जा रहे हैं। तो m की वैल्यू आपने रख दी E बाई एफ इंटू क्यू, और इसका बन गया E बाई एफ। क्यू क्या होता है? I इंटू टी। स्टूडेंट I क्या होता है? I इज द करंट इन एम्पेयर्स, एम्पेयर्स। T क्या होता है? टाइम इन सेकेंड्स। बोलो सही है गलत है? ठीक है। और अगर आपको मास पता है इन ग्राम्स, तो करंट पता है, टाइम, और एफ की वैल्यू कितनी होती है आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, 1 F इज इक्वल टू 9650 कूलम्स। तो 1 कूलम चार्ज 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का। तो अगर आपने एटॉमिक वेट की फॉर्म में रखना है, इसको मोलर मास की फॉर्म में रखना है, तो उसमें भी रख सकते हो। उसमें क्या आ जाएगा? ये मोलर मास आ गया इसका m। अगर इसका मोलर मास m है स्टूडेंट, क्या है? मोलर मास m। तो फिर ये फार्मूला क्या बन जाएगा आपका? E क्या है? मोलर मास बाई एन फैक्टर। तो E की वैल्यू मैं रख दूं, मोलर मास m मेरा क्या है? मोलर मास। तो ये फार्मूला क्या बन गया? m डिवाइडेड बाई एन फैक्टर इंटू फेराडे इंटू आई इंटू टी। स्टूडेंट ये सारे फार्मूले इसलिए बता रहा हूं कि न्यूमेरिकल्स में बहुत हेल्प करेंगे, बहुत काम आने वाले हैं, इनको नोट कर लो। कोई भी न्यूमेरिकल आएगा तो इसमें वैल्यू रख देना,
एन फैक्टर रख देना, फेराडे की वैल्यू रख देना, तो मॉलिक्यूलर मास रख देना, करंट रख देना, टाइम, तो कितना मास डिपॉजिट हुआ है वो हमें मिल जाएगा। कोई भी न्यूमेरिकल में ये काम आने वाला फार्मूला है, इसलिए मैंने बनाया, ये इंपॉर्टेंट है। तो सेकेंड लॉ से आपने कौन सा फार्मूला बनाया, मतलब इसको भी मैं और अच्छे तरीके से लिख दूं, ये सारी चीजें न्यूमेरिकल में आने वाली हैं इसलिए बार बार बता रहा हूं। सेकेंड लॉ ने क्या कहा कि अगर एक से ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, सेम अमाउंट ऑफ करंट पास कर दिया, सेम अमाउंट ऑफ करंट पास कर दिया, तो फिर जो मास डिपॉजिट हुए m1 इंटू m2 इज इक्वल टू E1 इंटू E2। तो कह सकता हूं m1 बाई m2 इज इक्वल टू E1 बाई E2 इज ऑल्सो इक्वल टू Z1 बाई Z2। यस और नो? ये भी बन गया फार्मूला। अगर तीन चीजें पता है तो चौथा मैं निकाल सकता हूं। अगर तीन गिवन है तो चौथी वैल्यू मैं निकाल लूंगा, कितना डिपॉजिट होगा किसी भी सब्सटेंस का जब सेम चार्ज पास करूंगा। ये भी पता लग गया। तीसरा मैंने क्या बताया स्टूडेंट, ये की टेक अवे बता रहा हूं, की टेक अवे फॉर दिस which will be very useful for solving numerical students। तो आपने नोट किया, नोट करो स्टूडेंट 1 2 3। तो आपने ये भी कहा कि जो आपका 1 फेरेडे ऑफ चार्ज है स्टूडेंट, 1 फेरेडे इज इक्वल टू 1 ग्राम इक्विवेलेंट, किसके बराबर है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर, इक्विवेलेंट वेट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अगर 1 फेराडे मैंने पास कर दिया स्टूडेंट सिल्वर नाइट्रेट में, तो आपको 1 ग्राम इक्विवेलेंट मिल जाएगा, किसका, Ag का। कहां पर, कैथोड पर, 1 ग्राम इक्विवेलेंट। अगर आपने 1 फेराडे पास कर दिया कॉपर सल्फेट में स्टूडेंट, तो आपको कितना मिलना है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर, कहां पर, कैथोड पे। और वो कितना होगा, कॉपर का कितना होता है मोलर मास, 63.5/2, क्योंकि इसकी वैलेंसी 2 है, इसकी 1 है। समझ में आया? ये कॉपर सिल्वर है और कॉपर क्या होता है, 2 + 2E गिव्स कॉपर। यहाँ पे दो फेराडे है तो 2 से डिवाइड हुआ है। और अगर मैं कहूं कि एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी है, 3। तो एल्यूमिनियम में अगर मैं 1 फेराडे चार्ज पास कर दूं AlCl3 सॉल्यूशन में, तो 1 फेराडे अगर मैंने चार्ज पास किया इसके अंदर, तो कितना बनेगा, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Al, कहां पे, कैथोड पे। तो वो किसके बराबर होगा, एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास 27 है तो 27/3 कितना बनेगा, ग्राम। बोलो समझ में आ गया? समझ में आया क्वेश्चन कैसे सॉल्व होने हैं? तो नोट कर लो फिर, ये यहाँ पे मैं खत्म कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फेराडेज लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, इनके ऊपर क्वेश्चन आने हैं पेपर में, न्यूमेरिकल आने हैं। मैंने सारे फार्मूले बहुत आसान तरीके से बना दिए हैं, इनको आप यूज करेंगे स्टूडेंट। तो फिर मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू। ओके।